Hello everyone. In this video, we will discuss about a very dreadful disease that is cancer. In this video, we will discuss about various types of causes of cancer, types of tumors, diagnosis of cancer, and also the treatment of cancer in a very easy way through NCERT and refresher books. Now, let's start with cancer. We know that cancer is a very dreadful disease which kill a million of people, also millions of Indians. A large number of people die annually due to cancer. However, all types of cancer are not fatal, but maximum type of cancer affect in primary, secondary or last stages. So let's start with this topic, that is cancer. Now, what is cancer? We know that what is cancer? It is an abnormal and uncontrolled division of cells. एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स मीन दैट इज नॉट नॉर्मल एंड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी लेवल और एनी टाइप ऑफ सेल. तो जब कोई भी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दें बिल्कुल एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड वे में, और that can also invade and destroy the surrounding tissue, जो कि सराउंडिंग टिश्यू को भी में इन्वेड कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं और उसको टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. दैट इज नोन एज कैंसर. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर? दैट इज नोन एज ट्यूमर. Tumor can be a cancer or cannot be a cancerous tumor. ट्यूमर और न्यू प्लाज्म टिश्यू भी कहा जाता है. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर. दैट कैन बी अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर. इट इज अ स्वेलिंग और अ लंप, फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग और लंप ड्यू टू proliferation ऑफ सेल्स. किसी भी जगह पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करें, proliferate करें, तो वहाँ पे जो स्वेलिंग अपीयर हो जाती है उसको कहा जाता है ट्यूमर. We know that it is one of the most dreadful disease, and the major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from this disease. A large number of people die annually from this dreadful disease. Now, this time, this is the main burning topic, that is cancer, and it requires more researches so that the cancer can be controlled at a proper time and with the help of proper techniques. So what are the research areas which we should focus that this time? First is mechanism of development of cancer or oncogenic transformation of cancer. Second, treatment of cancer. Third is control of cancer. Now, ये जो है तीन रिसर्च एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें रिसर्च जो है चल भी रही है और करने की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस तरह से ये कैंसर जो है डेवलप होता है, क्यों जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ऑन्कोजेनिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं. सेकंड है किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए. तो ये रिसर्च एरियाज जो है मेन है. अब कंट्रोल, अब क्या हमारी बॉडी में जो सेल डिविजन्स नॉर्मली होती हैं क्या वो कंट्रोल्ड होती हैं किसी ना किसी वे में या नहीं होती हैं? यस, द सेल डिवीजन आर properly controlled in a normal tissue or in a normal organ, and cell division and also differentiation both are controlled. हमारी बॉडी में प्रॉपर कंट्रोल होता है सेल डिवीजन का और डिफरेंशिएशन का. किस तरह से ये कंट्रोल और रेगुलेट की जाती हैं, ये आपको अभी यहाँ पे मेन टॉपिक बताएंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. बट कैंसरस सेल में ये रेगुलेशन नहीं होता, ये रेगुलेशन लॉस्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनमें
अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैकेनिज्म जो एक नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, जो जिसकी वजह से उसकी एडजॉइनिंग सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं कर सकती, उसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ normal cells by virtue of which con- contact of other cells inhibit their uncontrolled growth. अगर एक नॉर्मल सेल्स दूसरी सेल्स के साथ कांटेक्ट में है, अब ये सभी नॉर्मल सेल की भी बात हो रही है, तो जो बाकी सेल्स का जो कांटेक्ट है उसके साथ, वो ही उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीजन को से इनहिबिट करेगा। तो दैट इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन mean controlling of uncontrolled growth by contact of other cells। अदर सेल्स के कांटेक्ट में रहने के कारण वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कैंसरस सेल्स में जो ये प्रॉपर्टी होती है ये खत्म हो जाती है कांटेक्ट इनहिबिशन, तो उसकी वजह से इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जो कांटेक्ट इनहिबिशन है, सर्टन प्रोटीन्स होते हैं जो बाय कांटेक्ट विद अदर सेल्स दे इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, अब लॉस हो गया, इस प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो वो सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर जाती हैं और मासेस ऑफ सेल्स बना देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूमर्स। दे गिव राइज टू masses of cells that are known as tumors. Now what are the two types of tumor, that is important topic according to जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। there are basically two types of tumors, benign tumors and malignant tumors. तो नॉर्मली पर्सन्स में दो तरह के ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल पोजीशन। जहाँ पे वो बने होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, वहाँ से उनकी मूवमेंट नहीं होती है। उनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो होता है। उनमें एक प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। अभी आपको बताएंगे व्हाट इज मेटास्टेसिस। एंड दे कॉज लिटिल डैमेज, बहुत ही कम डैमेज ये कॉज करते हैं। नॉर्मली नॉन कैंसरस होते हैं और इनको सर्जरी से बहुत ही इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। कई बार बहुत छोटी छोटी स्वेलिंग्स या गांठें जिनको हम कहते हैं वो अपीयर हो जाती हैं एज ए ट्यूमर, और उनको हम रिमूव भी करवा सकते हैं सर्जरी के थ्रू बहुत इजीली। तो वो बेनाइन ट्यूमर्स हैं। वट आर बट दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट, वो ट्रांसफॉर्म हो भी सकते हैं इन फ्यूचर इनटू मैलिग्नेंट, हो सकते हैं वो ट्रांसफर, पॉसिबिलिटी होती है। तो रिमूवल बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। नाउ what are malignant tumors? These are mass of proliferating cells called as neoplastic or tumor cells। ये मास होते हैं ट्यूमर सेल्स के और दे ग्रो रैपिडली। यहाँ पे स्लो ग्रोथ रेट था, यहाँ पे ये बहुत ही रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनमें भी ये इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एडजॉइनिंग एरियाज में भी इन्वेडिंग कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं और एक्टिवली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वहाँ की नॉर्मल सेल्स हैं उनके साथ कंपटीशन उनका हो जाता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, और उनको ये क्या कर देते हैं, स्टार्व कर देते हैं। दे स्टार्व द सेल्स टू डेथ। तो वो जितने भी सराउंडिंग एरियाज की सेल्स हैं उनके साथ न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उनको नॉर्मल सेल्स को कम न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो ये शो करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। सभी ने ध्यान से सुनना है इसको, व्हाट इज मेटास्टेसिस, जो कि बेनाइन ट्यूमर्स में नहीं होती है, यहाँ पे है। मेटास्टेसिस का मीनिंग आपको जनरली बता देती हूँ कि जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनकी सेल्स वहाँ से
रिमूव होती रहती हैं और ब्लड के साथ बॉडी के बाकी पार्ट्स में जो है चली जाती हैं, और वहाँ पे जहाँ पे भी ये लॉजिंग हो जाती है, जहाँ पे भी ये रुक जाती हैं, वहीं पे ट्यूमर की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। फिर वहाँ से कुछ सेल्स वहाँ से स्लफ ऑफ हो जाएंगी, फिर और पार्ट्स में चली जाएंगी, तो ये स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से इसका क्योर, इसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज मेटास्टेसिस। The cells sloughed off from tumors and reach different parts of body via blood. Whenever they get lost, कहीं पे भी ये रुकेंगी, कहीं पे बॉडी पार्ट्स में, दे स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू ट्यूमर, वहीं पे नया ट्यूमर बना देंगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। और दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट। फियर्ड इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसके ट्रीटमेंट में। दैट इज वाई दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई सर्जरी, इसलिए इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह के होते हैं बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बेलाइन ट्यूमर है, एक रिस्ट्रिक्टेड है बेनाइन सेल्स एक एरिया में ही है, बाकी एडजॉइनिंग एरिया में इसके नॉर्मल सेल्स हैं। तो इसमें इन्वेजन नहीं शो कर रहा है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड है इस एरिया में, ये मैलिग्नेंट है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ सेल ये बस्ट हो गया एरिया, और यहाँ से कुछ सेल्स जो है बाकी ये पार्ट्स में मूव करना स्टार्ट कर गई, तो ये बाकी एरियाज में भी स्प्रेड हो जाता है, जो कि बहुत ही फेटल कंडीशन हो जाती है बाद में। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो एक कैंसरस सेल है, ये पॉइंट भी आपको काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसीलिए आपको डिफरेंस फॉर्म में बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट जो है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपको मोस्टली। तो एक नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल सेल्स दे डिवाइड इन कंट्रोल्ड वे एंड दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड वे। यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बट दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड वे। तो ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती हैं। यहाँ पे आप दैट इज नोन एज दैट इज अनकंट्रोल्ड वे में यहाँ पे डिवीजन होती है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस वे में डिवीजन करती है। दैट इज इन अनकंट्रोल्ड वे। यहाँ पे आपने सभी ने ठीक कर लेना है, गलत नहीं लिखना है। दैट इज अनकंट्रोल्ड वे। अनकंट्रोल्ड वे गलत नहीं करना है किसी ने भी, ये राइटिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। दैट इज डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड वे। अब सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक नॉर्मल सेल्स में, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की, और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। थर्ड इज डिवीजन होने के बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मीन अपना प्रॉपर फंक्शन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। नॉर्मल सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है और अबनॉर्मल सेल का इनडेफिनेट लाइफ स्पेन होता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्यों एक नॉर्मल सेल जो है एक ट्यूमर सेल और एक न्यू प्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है और ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मीन कैंसर इंड्यूसिंग फैक्टर्स, कार्सिनोजेंस। तो थ्री में डिवाइड कर रखा हमने, थ्री सब पार्ट्स में, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तीन मेजर जो है कॉज हैं जो कैंसर करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल कार्सिनोजेंस कौन से हैं? इनमें कुछ आयनाइजिंग और कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं। आयनाइजिंग में आ जाती है एक्स रेज, गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आ जाती हैं यूवी रेज। दूसरे हैं केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो कैंसर इंड्यूस करते हैं, इनको भी हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो कि हो सकते हैं टोबैको में। जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर होने का खतरा इस वजह से होता है क्योंकि टोबैको में भी
प्रेजेंट होता है, इसका कंपोनेंट टार कहते हैं, जो कैंसर इंड्यूस करता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और वो भी कैंसर को इंड्यूस करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट, कुछ लिविंग एजेंट्स हैं, लाइक कुछ वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, और हमारे ही अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट आर ऑन्कोजीन्स, जो कि अगर एक्टिव हो जाएं तो वो ट्यूमर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या हैं। ये वो वायरसेस हैं, दे इंड्यूस कैंसर्स व्हेन दे एंटर द सेल, सेल के अंदर एंटर करके उनकी जो सेल डिवीजन है उसको इम्प्रॉपर वे में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी है सेलुलर ऑन्कोजीन्स, इनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल जीन होती है। हमारी ये नॉर्मल जीन्स हैं, हमारी हर एक सेल में प्रेजेंट होती हैं, जो उस सेल की ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल रखती हैं। लेकिन किसी न किसी म्यूटेशन की वजह से ये नॉर्मल जीन्स जो हैं इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है और ये ट्यूमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत बार आता है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दीज आर द नॉर्मल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन एवरी सेल, बट ड्यू टू एनी चेंज इन देयर डीएनए दे स्टार्ट फॉर्मिंग ट्यूमर्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, कितनी तरह के कैंसर्स होते हैं। तो सबसे पहला है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया एंड लाइफोमा या लिम्फोमा। कार्सिनोमा जो कि स्किन का कैंसर जिसे कहा जाता है, और जितने भी ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है उनमें ये कैंसर स्प्रेड होता है। दूसरा है सार्कोमा, इट इज़ ए कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का है, कनेक्टिव टिश्यू में आपकी बोन्स आ जाती हैं, मसल्स आ जाती हैं, कार्टिलेजेस आ जाती हैं, तो उनमें जो कैंसर होता है दैट इज सार्कोमा। ल्यूकीमिया जो बोन मैरो का कैंसर है, तो ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती हैं, क्रिएट्स ब्लड सेल्स। लिम्फोमा जो इसको माइलिनोमा भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम का जो कैंसर है, ये इम्यून सिस्टम का कैंसर है जो हमने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट सबसे आगे इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका, कैसे डिटेक्ट किया जाए कि किसी को कैंसर है और कैसे डायग्नोज और डिटेक्ट किया जाए। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, तो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है कि मान लो ट्यूमर किसी बॉडी पार्ट में ट्यूमर फॉर्म हो चुका है, तो वहाँ से उस पीस को, वहाँ से जो वो टिश्यू है उसमें से पीस, छोटा सा एक पीस लिया जाता है जिसको थिन स्लाइसेस में काट लिया जाता है, और फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसको माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर जो है उसको एग्जामिन किया जाता है टिश्यूज को, जिसको पैप्स टेस्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बोन मैरो के कैंसर में जो है बोन मैरो का एक पार्ट लिया जाता है और उसको स्लाइसिस में काटा जाता है और माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की जाती है, तो इसको कहते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट इज एक्सरे। तो एक्सरे भी किया जाता है जिसको रेडियोग्राफी कहा जाता है, जो कि डिटेक्ट करती है कैंसर किसका, इंटरनल ऑर्गन्स का। थर्ड इज सीटी स्कैन। व्हाट इज सीटी स्कैन, आप अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ सीटी स्कैन, जिसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज कंप्यूटर टोमोग्राफी। इट इज यूज्ड, इट यूजेस एक्सरे टू फॉर्म 3D इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ताकि अंदर भी पता लग जाए अगर कोई ट्यूमर की फॉर्मेशन हो चुकी हो। नेक्स्ट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक ऐसी इमेजिंग है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज करके इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेजिंग की जाती है, और इंटरनल ऑर्गन में जो भी चेंजेस होते हैं स्मॉल लेवल पे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है MRI के थ्रू। तो ये जो भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी टिश्यू में होते हैं उसको MRI के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। ये MCQ में काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज हैं, स्पेशल एंटीबॉडीज के थ्रू भी डिटेक्ट किया जा सकता है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स। अगर मान लो कोई कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, कोई वायरस बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी तो उसके थ्रू भी डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी?
इंडिविजुअल, मान लो किसी पर्सन, जो पर्सन्स हैं उनमें कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ससेप्टिबल हैं वो किसी कैंसर से, उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड है किसी कैंसर का है, तो उस केस में वो ससेप्टिबल हैं किसी स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर के लिए। तो इफ़ दीज जीन्स, अगर कोई उनमें ऐसी जीन्स हैं जिसकी वजह से उनमें कैंसर हो सकता है, विच कैन प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंशन। क्योंकि अगर हमें पता लग जाए कि किसी पर्सन में ये जीन है जिसकी वजह से उसमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, तो उस पर्सन को उस तरह की जो कार्सिनोजेंस है उनके एक्सपोजर को वो अवॉइड करके किसी भी कार्सिनोजन के वो कैंसर से बच सकता है। तो जैसे कि टोबैको है, टोबैको यूज़ वो ना करे तो भी कैंसर को वो प्रिवेंट कर सकता है। तो अब लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए? तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपने सुने भी होंगे। फर्स्ट वन इज़ सर्जरी, सेकंड इज़ रेडिएशन थेरेपी, थर्ड वन इज़ कीमोथेरेपी एंड फोर्थ वन इज़ इम्यूनोथेरेपी। नाउ फर्स्ट वन, सर्जरी। सबसे मेन जो है, ज़्यादातर बेनाइन ट्यूमर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ट्यूमर्स आर रिमूव्ड बाय सर्जरी, रिमूव कर दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी, जिसमें उनको उनके ऊपर बहुत ही रेडिएशन जो है वो डाली जाती हैं, लीथली जो है ट्यूमर सेल्स को रेडिएटेड किया जाता है और उन सेल्स को ख़त्म किया जाता है। बट इसमें ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मल सेल्स जो उस टिश्यू के सराउंडिंग में है उनको कोई भी डैमेज ना हो। थर्ड इज कीमोथेरेपी, जिसमें जो है स्पेशली ड्रग्स दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं यूज टू किल कैंसरस सेल्स। लेकिन इन कीमोथेरेपी हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया। और हेयर लॉस और एनीमिया कैंसर की वजह से नहीं होता है, लेकिन कीमोथेरेपी थेरेपी का ही एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो हेयर लॉस होता है या एनीमिया। नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। हमें पता है कि जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो कैंसरस सेल को डिटेक्टेड नहीं कर पाती हैं, ना ही उनको किल कर पाती हैं। तो पेशेंट्स को क्या दिए जाते हैं, स्पेशल जो है इंटरफेरोन्स उनको दिए जाते हैं, जिनको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जो कि क्या है, अल्फा इंटरफेरोन्स। ये क्या करते हैं, ये उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं ये इंटरफेरोन्स। फिर वो इम्यून सिस्टम उन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया व्हाट इज कैंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, टाइप्स ऑफ कैंसर, diagnosis of cancer, and ultimately the treatment of cancer। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।